आज मैं एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ की ट्राइब्स, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी पहचान होती है। जहाँ इतने टॉर्चर्स के बाद भी वहाँ के लोकल्स ये गर्व से कहते हैं कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। एक ऐसा राज्य जो लगभग डबल डिजिट में जीडीपी ग्रोथ देती आ रही है हर साल। एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास हैरत अंगेज चीजों से भरा पड़ा है और देशद्रोहियों से भी। कश्मीर से गहरा, कश्मीर से पुराने फैक्ट्स को लेकर के चलने वाला यह भारत का एक अभाज्य अंग कैसे बना। लेट्स नो मोर अबाउट इट इन डिटेल। लेट्स नो मोर अबाउट द लैंड ऑफ वॉरियर्स। ज्योग्राफी की बात की जाए तो नागालैंड इज बाउंडेड बाय अरुणाचल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, मणिपुर टू द साउथ, आसाम टू द वेस्ट एंड म्यांमार इन द ईस्ट। कैपिटल कोहिमा, सराउंडेड बाय ह्यूज माउंटेन एंड रॉक्स। नॉर्थ में नागा हिल्स राइज करती हुई ब्रह्मपुत्र वैली से आते हुए 610 मीटर तक उठती है, जो कि उठती ही चली जाती है। साउथ ईस्ट की ओर पटकाई रेंज के साथ माउंट सारामती इस रीजन की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 3826 मीटर है। ये रीजन छोटी छोटी पहाड़ियों, नदियों से घिरी हुई है, जैसे कि दोयांग और दीखू नॉर्थ में, बराक साउथ वेस्ट में। मौसम की बात की जाए तो मॉनसूनल क्लाइमेट है। नागालैंड में एनुअल रेनफॉल लगभग 70 से 100 इंचेस तक होती है। गर्मियों में मौसम 38 से 40 डिग्री तक पहुंच जाती है और ठंड में वही -2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घट जाती है, जो पहाड़ों की ऊंचाई के साथ और भी गिरती है। पॉपुलेशन और रिलीजन की बात की जाए तो 20 लाख लोग रहते हैं इस स्टेट में, जिसमें दीमापुर सबसे बड़ी शहर है और इसके बाद कोहिमा। क्रिश्चियनिटी लगभग 88% है। उसके बाद हिंदुइज्म लगभग 8% और इस्लाम लगभग 1%। 16 मेजर ट्राइब्स है, जैसे कोयांग, आओ, लोथा, अंगामी। 12 डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट एनिमल मिथुन है, जो कि इसके स्टेट एम्बलम में भी झलकता है। एज पर 2011 सेंसस 79% लिटरेसी रेट है और यहाँ की जीडीपी, जैसा कि मैंने बताया, हर साल 10% के ऊपर ग्रो करती है। नागालैंड की इनिशियल हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ मोर डेडलियर देन कश्मीर, फुल ऑफ इंसर्जेंसी, ब्लड, रेप एंड द रिनॉन ट्राइब हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस सेटलमेंट इन द स्टेट। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, ना कोई कंफ्यूजन होगी, ना कोई प्रोपेगेंडा। सिर्फ ध्यान से सुनना है। 1826 में एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल असम की तरफ बढ़ाया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेजर पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। 1892 में ब्रिटिश ने वो कंट्रोल नागा हिल्स को कैप्चर करके स्थापित किया। उसके बाद ब्रिटिश के अत्याचार के इतने रूप बदले, वहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्टेब्लिश करी, फोर्सफुली लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदला। 1918 में जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई, अंग्रेजों ने कुछ नागा सोल्जर को रिक्रूट करा, जो कि जाबाज थे और जापान तक जाकर लड़कर आए। चूंकि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का इम्पैक्ट उतना नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं पड़ा था, उस नेशनलिज्म की भावना का बाहर से आना, दूसरे देशों में जाकर देखना भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुआ। नागालैंड के कॉमन लोगों के लिए और उन्हीं सोल्जर लोगों ने नागा क्लब की स्थापना करी। उनका एक ही मकसद होता था कि नागालैंड को एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए। इसलिए 1929 में उन लोगों ने साइमन कमीशन में भी इस बात को लेकर रिकमेंडेशन दी। 1945 में इसी सेपरेटिज्म मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का फॉर्मेशन किया गया। यही एनएनसी बना और सेपरेटिज्म मूवमेंट को लीड करा, जिसे हम आज नागा नेशनल काउंसिल के नाम से जानते हैं और जिसका हेड अंगामी जापू फिजो था। जब हमें आज़ादी मिल गई थी, बस एक नाम मात्र ऑफिशियल डिक्लेरेशन की जरूरत थी, तब एनएनसी ने डिसाइड करा हम अपनी आज़ादी 15 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करेंगे और अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड रखेंगे। पर एनएनसी को लगा कि अगर अभी वो अपनी डिमांड रखेंगे तो इंडिया के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को शांत रखते हुए कुछ सालों के लिए इसे पेंडिंग रखा। 1953 में जब नेहरू ने नागालैंड जाकर फिजो से बात की और उनकी सेपरेट नेशन बनाने वाली मांग को नेहरू जी ने खारिज कर दिया, उसके बाद उन्होंने ओपनली आउटब्रेक स्टार्ट करा।
जिसमें फिजो ने 1956 में जाकर नागा फेडरल आर्मी का फॉर्मेशन करा। उन जवानों की ट्रेनिंग अलग होती थी, वहां उन्हें अलग अलग मॉडर्न हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी और वहां से शुरू होती है अहिंसा से हिंसा की लड़ाई, जिसकी सफरिंग वहां के कॉमन पीपल और लेडीज को झेलना पड़ा, खासकर उन लोकली पोस्टेड आर्मी को जिसको क्रुएल्टी के साथ एनएफए के आदमी मार देते थे। एनएफए के इसी हरकतों को देखते हुए भारत में पहली बार किसी जगह पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाना पड़ा, जिसे हम आफ्सा भी कहते हैं, जहां आर्मी को पावर दिया गया था कि किसी पे भी शक हो विदाउट वारंट शूट देम। आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह एनएनसी भी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में बढ़ गई, पर आईएनसी और एनएनसी दोनों के इंटेंशन पोल्स अपार्ट थे। इसका फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छे से उठाया और उन्होंने मॉडरेट से बातचीत आगे बढ़ाई, नागालैंड के सेपरेट स्टेट बनाने की बात को तवज्जो दिया और आर्टिकल 371A लाया गया, जिसके अंतर्गत नागालैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा तवज्जो देंगे मोर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और तो और 1963 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया, जिसके कारण वहां की डेवलपमेंट का काम अच्छे से हो सके। इस डिमांड पूरी होने से मॉडरेट एकदम शांत हो गए। फिजो को अपना सपोर्ट कम होते हुए देख ही डिसाइडेड टू लिव द कंट्री। ही फॉलोड द रूट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, टुडे इट इज नोन एज बांग्लादेश, टू लंदन। वहीं रहकर उसने टीवी चैनल्स के मीडियम से नागा इंसर्जेंसी को बढ़ावा दी और सिर्फ उसके वजह से 2000 से 3000 लोग नागालैंड में मारे गए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनएनसी के बीच 80 बार बातें हुई, जैसे शिलोंग अकॉर्ड, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देने की बात की गई और सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया गया। सीज फायर एग्रीमेंट वगैरह भी साइन हुआ और इस स्टेट में टूरिस्ट की विजिटिंग भी ओपन कर दी गई।